जय हिंद दोस्तों। दिस इज़ योर सोशल सारथी हर्ष पांडे। फ्रेंड्स, लास्ट मंथ आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जो कि स्टिल करंट में भी एक बहुत ही बर्निंग इशू है, एंड दैट इज इजराइल हमास वॉर। हमास एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि अपने सारे कारनामों को अंजाम देता है एक छोटी सी जगह जिसका नाम है गाज़ा स्ट्रिप। जी हाँ, अगर हम गाज़ा स्ट्रिप के लोकेशन की बात करें तो ये जो आपको छोटी सी जगह दिख रही है, ये वही गाज़ा स्ट्रिप है, जिसके एक साइड पे आपको मेडिटेरेनियन सी, दूसरी साइड पे इजिप्ट और तीसरी साइड पे इसराइल देखने को मिलेगा। इसी हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर अटैक किया विद इट्स थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स विच रिजल्टेड इन थाउजेंड्स ऑफ डेथ ऑफ इसराइलीज। इसराइल में मृतकों की संख्या और प्रॉपर्टी लॉस और ज़्यादा हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है इसराइल के आयरन डोम सिस्टम को। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आयरन डोम सिस्टम है क्या। तो जी हाँ, मैं बता दूं, आयरन डोम सिस्टम एक शॉर्ट रेंज मिसाइल इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी है जिसको इसराइल और यूएसए ने दोनों ने साथ में मिलकर बनाया है। इस आयरन डोम सिस्टम की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट अराउंड 97% है। इट मीन्स ये 97% ऑफ द टाइम बाहर से आने वाले मिसाइलों को हिट करके वहीं पर ख़त्म करने का दम रखता है। आयरन डोम टेक्नोलॉजी जो कि एक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये फेल कैसे कर गए फिर? इसके पीछे का रीज़न ये है कि आयरन डोम टेक्नोलॉजी केवल एक टाइम पर कुछ ही मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। लेकिन जो हमास की तरफ से अटैक हुए, उसमें मिसाइलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट हमास ये क्लेम करता है कि उसने लगभग 5,000 से भी ज़्यादा मिसाइलों के साथ अटैक किया इसराइल के ऊपर। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी मिसाइलें डिस्ट्रॉय हुई होंगी और कितनी मिसाइलें इजरायलियन सिटीज़ पे जाकर गिरी होंगी। तो आइए समझते हैं ये आयरन डोम टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो सी, आयरन डोम टेक्नोलॉजी में 3 चीज़ें होती हैं। पहले को हम कहते हैं डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार, दूसरे को कहते हैं बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल, और तीसरे को मिसाइल फायरिंग यूनिट। इसमें से जो डिटेक्शन ट्रैकिंग रडार है वो सबसे पहले सिग्नल भेजता है सेकंड यूनिट को, और सेकंड भेजता है मिसाइल फायरिंग यूनिट को, जिसके बाद से मिसाइल फायरिंग यूनिट मिसाइलें लॉन्च करती है और बाहर से आने वाली सारे मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करती है, एज यू कैन सी इन द एनिमेशन। हमास के अटैक करने के जस्ट तुरंत बाद इसराइल की सरकार ने इसको एक वॉर डिक्लेयर कर दिया, और ये वॉर बिल्कुल उसी वॉर से मेल खाता है जो कि 6 अक्टूबर 1973 को हुआ था। सिमिलर इसलिए क्योंकि जो 7 अक्टूबर को भी हुआ, ये दोनों ही एक टाइप के सरप्राइज अटैक थे ऑन इसराइल, और जो 6 अक्टूबर को हुआ था वो इतिहास में यौम की प्योर वॉर से फेमस हो गया। हमास एंड अदर फिलिस्तीनियन आर्म ग्रुप्स ने इस अटैक को नाम दिया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। वहीं पर इसराइल में ये अटैक ब्लैक सैटरडे, सिमाचल तोरा मैसेकर, 710 अटैक्स या 7 अक्टूबर के नाम से जाना गया। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई शुड इंडिया वरी बिकॉज ऑफ दिस वॉर बिटवीन इसराइल एंड हमास। द रीज़न भी, आज भी इंडिया अपने 85% ऑफ एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्ट्स, और ये इम्पोर्ट्स हम ज़्यादातर करते हैं फ्रॉम द वेस्ट एशियन नेशंस लाइक सऊदी अरब, लाइक यूएई एंड एटसेट्रा। अब अगर वेस्ट एशियन नेशंस भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि सिचुएशन बन भी रहा है बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द वेस्ट एशियन नेशंस आर सपोर्टिंग हमास, तो प्रॉब्लम ये होगी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गो अप, और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो हमारे इंपोर्ट बिल्स भी हाई होंगे, और अगर इंपोर्ट बिल्स हाई हुए तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाएगी, विच कैन बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर आर इंडियन इकोनॉमी। सेकेंड रीज़न वाई शुड इंडिया वरी इज़ कि अगर हमारे ऑयल इम्पोर्ट्स बिल हाई हुए तो ऑब्वियस ही बात है देर विल बी इंक्रीज इन डिमांड फॉर डॉलर्स, बिकॉज आज भी हम क्रूड ऑयल ख़रीदने के लिए डॉलर्स में एक्सचेंज करते हैं, और जब डिमांड बढ़ेगी डॉलर्स की तो फिर इसका रिज़ल्ट ये होगा कि हमारी इंडियन रुपीज़ कमज़ोर पड़ जाएगी उसके सामने, जो कि हम लोगों ने तब भी देखा था जब रशिया और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ। आज भी हम इसराइल से अपने बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स, बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशंस को इंपोर्ट कराते हैं। तो ऐसे में अगर इसराइल हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट पे इंगेज रहा तो ये हमारे कई सारे डिफेंस कंसाइनमेंट्स को डिले में डाल सकता है,
और ये कोई आम बात नहीं है। दिस कैन बी अ वेरी ग्रेव कंसर्न, दिस कैन बी वेरी सीरियस कंसर्न, बिकॉज हम देख रहे हैं कि कैसे चाइनीज़ अपने एक्टिविटीज़ को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं अलॉन्ग द हिमालयन बॉर्डर्स। इसके अलावा हमास के इस बिहेवियर के बाद, इस एक्टिविटी के बाद दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनको मोटिवेशन मिला होगा कि अगर हमास ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो भी अपने ऐसे मोटिव्स को फुलफ़िल करने के लिए कुछ ना कुछ करामात करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी भारत को थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। तो फिर इंडिया को इस मामले में थोड़ा सा चिंतन और सतर्क दोनों रहना चाहिए। चौथा रीज़न ये है कि आज के डेट में वेस्ट एशियन नेशंस में इंडियन डायस्पोरा की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दैट इज़ अराउंड 9 मिलियन। ये वो लोग हैं जो हमारे देश से वहाँ गए इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स और लाइवलीहुड। They're important for India as many are citizens of India and also for the remittances perspective. बिकॉज आज के डेट में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस कहीं से आ रहे तो वो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ ही हैं। लेकिन अगर ये वेस्ट एशियन नेशंस भी इन्वॉल्व हो गई वॉर में तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट इनकी लाइफ पर भी पड़ सकता है और ये हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा। द फिफ्थ एंड द लास्ट रीज़न टू वरी अबाउट दिस कि हाल ही में ख़त्म हुए G20 मीटिंग में इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों ने मिलकर अपने बीच एक रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर बनाने के ऊपर एक MOU साइन किया। इस कॉरिडोर को इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में इसको IMEC कॉरिडोर भी कहते हैं। एक्चुअली दिस कॉरिडोर विल कनेक्ट इंडिया टू यूरोप वाया मिडिल ईस्ट, क्योंकि ये कॉरिडोर इसराइल और बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज से होकर गुजरेगी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इसलिए इस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो ऐसे में भारत को खुद को प्रिपेयर रखना चाहिए, क्योंकि शायद आने वाला टाइम और भी कठिन हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर से बताएं।